फूलन देवी 10 अगस्त 1963, 25 जुलाई 2001 बागी से सांसद बनी एक भारत की एक राजनेता थी। एक निम्न वर्ग में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह के घर हुआ था। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया और फूलन को रिहा कर दिया गया। वह तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और 2 बार मिर्जापुर के लिए संसद सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुनी गई। 2001 में शेर सिंह राणा द्वारा नई दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले सांसद के रूप में उन्हें आवंटित के द्वार पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनके रिश्तेदारों को उनके गिरोह द्वारा बहमई में मार डाला गया था। 1994 की फिल्म बैंडिट क्वीन जेल से उनकी रिहाई के समय के आसपास बनी, उस समय तक उनके जीवन पर शिथिल रूप से आधारित है। बहमई में हुआ हादसा। फूलन को बहमई गांव में एक घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गांव के चारों ओर नग्न कर घुमाया। इस 3 सप्ताह की कैद से वह भागने में सफल रही। बहमई में नरसंहार। बहमई से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए गांव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन और उसके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी हुई बहमई में शादी की। फूलन ने मांग की कि उनके श्री राम और लाला राम को उत्पीड़ित किया जाए। उद्धरण वांछित उन्होंने कथित तौर पर कहा, 2 व्यक्तियों को नहीं मिला और इसलिए देवी ने गांव के सभी युवकों को गोल कर दिया और एक कुएं से पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें फाइल में नदी तक ले जाया गया। हरे तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया गया। गोलियों की बौछार हुई और 22 लोग मारे गए। बहमई नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह ने बहमई हत्याओं के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया था, जो फूलन का पता लगाने में विफल रहा था। यह कहा जाने लगा कि मानहुड सफल नहीं था क्योंकि फूलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी। फूलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा और उसे भारतीय मीडिया के वर्गों द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में महिमामंडित किया गया, जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। आत्मसमर्पण और जेल की अवधि। बहमई नरसंहार के 2 साल बाद भी पुलिस ने फूलन को नहीं पकड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फूलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे, कुछ अन्य प्रतिद्वंद्वी गिरोह के हाथों मारे गए थे। फरवरी 1983 में वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुई। हालांकि उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने जोर देकर कहा कि वह केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उसने यह भी आग्रह किया कि वह महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरों के सामने अपनी बाहें रखेगी, पुलिस के सामने नहीं। उसने 4 और शर्तें रखी। एक, वादा कि आत्मसमर्पण करने वाले उसके गिरोह के किसी भी सदस्य पर मृत्युदंड नहीं लगाया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जमीन का एक प्लॉट उसे दिया जाए। उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उसके आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाना चाहिए। एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने उनसे चंबल के बीहड़ों में मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा की, जहां उन्होंने गांधी और देवी दुर्गा के चित्रों के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा लगभग 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उसी समय उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया। डकैती, दस्यु और अपहरण के 30 आरोपों सहित फूलन पर 48 अपराधों का आरोप लगाया गया था। उसके मुकदमे को 11 साल की देरी हो गई। इस दौरान वह एक उपक्रम के रूप में जेल में रहा। इस अवधि के दौरान उन्हें डिम्ब ग्रंथि अल्सर के लिए ऑपरेशन किया गया और एक हिस्टेरेक्टमी से गुजरना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर मजाक में कहा कि हम फूलन देवी को अधिक फूलन देवी नहीं बनाना चाहते हैं। एक रिपोर्टेड अंत में उसे निषाद समुदाय के नेता विशंभर प्रसाद निषाद, नाविकों और मछुआरों के मल्लाह समुदाय का दूसरा नाम के हस्तक्षेप के बाद 1994 में पैरोल पर रिहा किया गया था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सभी मामलों को वापस ले लिया। इस कदम ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया। आमतौर पर फूलन देवी को डकैत के रूप में रॉबिन हुड की तरह गरीबों का पैरोकार समझा जाता था।
सबसे पहली बार 1981 में वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने ऊंची जातियों के 22 लोगों का एक साथ तथाकथित नरसंहार किया जो मैनादादी जाति के पिछड़े लोग थे। लेकिन बाद में उन्होंने इस नरसंहार से इनकार किया था। बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोहों ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और फूलन देवी ने इस शर्त के तहत अपने 10,000 समर्थकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण। बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फूलन ने अपनी रिहाई के बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण किया। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता और वह संसद तक पहुंची। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गई। उसके परिवार में सिर्फ उसके पति उमेद सिंह हैं। शेखर कपूर ने माला सेन की 1993 की पुस्तक भारत की बैंडिट क्वीन, द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर आधारित फूलन देवी के जीवन के बारे में उनके 1983 के आत्मसमर्पण के बारे में बताया। हालांकि फूलन देवी फिल्म में नायिका है, लेकिन उन्होंने इसकी सटीकता पर विवाद किया और इसे भारत में प्रतिबंधित करने के लिए संघर्ष किया। यहां तक उसने एक थिएटर के बाहर खुद को आत्मदाह करने की धमकी दी कि अगर फिल्म वापस नहीं ली गई। आखिरकार निर्माता चैनल 4 द्वारा उसे 40,000 पाउंड का भुगतान करने के बाद उसने अपनी आपत्तियां वापस ले ली। फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेखक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने अपनी फिल्म समीक्षा में द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक शीर्षक से कहा, "स्टेज द रेप ऑफ अ लिविंग वुमन विदाउट अ परमिशन" के अधिकार पर सवाल उठाया और शेखर कपूर पर फूलन देवी का शोषण करने और उसके जीवन और उसकी गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। हत्या से पहले वह देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। हत्या के बाद शेर सिंह फरार हो गया। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्या के छींटे उसके पति उमेद सिंह पर भी आए और फूलन के परिवार वाले उन्हें पीट भी चुके हैं। हालांकि उमेद आरोपित नहीं हुआ।